हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि जहां से खबर हो वहीं से कुछ इंफॉर्मेशन लाई जाए ताकि हमारे दर्शकों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे जिस पे भरोसा किया जा सकता हो। इस वक्त मणिपुर में काफी हालात खराब हैं। वहां कहा जा रहा है कि दो ट्राइब्स के बीच में टकराव है। कुछ रिपोर्टें विदेशों से ऐसी आ रही हैं कि शायद क्रिश्चियंस और हिंदूज के बीच में टकराव है। एक मैं टाइम्स ऑफ इजराइल देख रहा था तो उसमें यह भी खबर आई है कि यहूदियों पर हमला हुआ है, दो सिनेगोग जलाए गए हैं। तो ये इस तरह की खबरों के बीच में हकीकत क्या है, मणिपुर में क्या कुछ है, आपको बता दूं कि वहां बीजेपी एनडीए की सरकार है और बताया यह जा रहा है कि अमित शाह जी ने यहां से कंट्रोल किया और शूट एट साइट के ऑर्डर्स भी वहां पर हुए। क्या कुछ है ये सब समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट सुबीर भौमिक हैं, जो कलकत्ता में रहते हैं, बीबीसी के साथ एक लंबे अरसे तक जुड़े रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट और उस इलाके के तमाम मुल्कों को, खासतौर पर बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, उस सबको बहुत नजदीक से जानते हैं, कई जबानें जानते हैं। बहुत ही मंझे हुए जर्नलिस्ट जिन्हें कहा जा सकता है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर क्या कुछ है मणिपुर में। वेलकम है सर आपका, सुबीर भौमिक साहब, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि मणिपुर में इस वक्त ये अचानक क्यों हुआ? क्या ये अचानक था या पहले से कुछ ऐसे हालात बन रहे थे कि टकराव हो और इस हद तक इतना बड़ा नुकसान हो कि शूट एट साइट के ऑर्डर देने पड़े? देखिए मोहम्मद साहब, ऐसा है कि मणिपुर में कई सालों से ये सब इश्यूज जो है वो बरकरार रहे हैं और जो इश्यूज रहे हैं उनको संभालने का कोशिश बिल्कुल नहीं हुआ। जब कभी इस तरह का फ्लेयर अप हुआ है उसको दबाने का कोशिश हुआ है, फौज को बढ़ाया गया है, इस तरह के कुछ कार्रवाई किए गए हैं। बट जो खास ठोस मुद्दे हैं जिनको टैकल करके इस तरह का इशू, इस तरह का शांति और अमन का वातावरण हो, वैसा कुछ किया नहीं गया। आप देखें, 1990s की बात कर रहा हूं, नागा और कुकी, दो वहां के जो कबायली ग्रुप हैं, दोनों क्रिश्चियन हैं। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई क्रिश्चियन, हिंदू, यहूदी इनका नहीं है। ये अलग अलग जनजातियों का लड़ाई है, ये अलग अलग एथनिक ग्रुप्स का लड़ाई है। अब ये एक्सीडेंटल बात है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई मुसलमान तो वहां उतना है नहीं, मणिपुर में पंगाल लोग हैं, वो इसमें नहीं है। बट क्रिश्चियंस हैं, कुकी लोग क्रिश्चियन है, नागा क्रिश्चियन है। आज कुकी लोगों के साथ लड़ाई मैतेई लोगों का हो रहा है जो हिंदू है। बट कभी ऐसा भी था कि नागा और कुकी में आपसी झड़प हुआ है, बहुत जबरदस्त झड़प है, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। क्यों? नागा लोग जो अपना आवास भूमि की मांग करते हैं और कुकी लोग जो अपना अलग आवास भूमि की मांग करते हैं, जहां वो अपना काउंसिल चाहते हैं, अपना ऑटोनोमस काउंसिल चाहते हैं, इसमें ऐसा बहुत सारा इलाका है जहां टकराव बन जाता है। नागा भी वहां अपना ये डिमांड करते हैं कि ये मेरा इलाका है क्योंकि यहाँ मेरे 50% लोग हैं, कुकी बोलते हैं मेरा 50% लोग है, मेरा इलाका है। और इसके चलते ऐसा हालत पैदा हुआ था 1990s में कि वहां पर बहुत जबरदस्त दहशतगर्दी हुआ और उसके चलते कम से कम 100 से ज्यादा लोग मारे गए। अब देखिए, आई 2001 की बात, आपको पता होगा कि नागा जो शिद्दत पसंद तंजीम है, एनएससीएन, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, उसके साथ भारत के हुकूमत का बातचीत चल रहा है, सालों से चल रहा है, 1997 से। अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ। हालांकि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 में बड़ा धूमधाम के साथ साइन हो गया। जिसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या है कि हम जो फाइनल सॉल्यूशन करेंगे उसका एक ऐलान है कि किस रास्ते पर हम आगे बढ़ के ये फैसला करेंगे कि ये शांति और अमन का वातावरण कैसे बनेगा और फाइनल सेटलमेंट का नील नक्शा कैसे बनेगा। अब चक्कर ये है, यहां पर यही है कि जब 2001 में ये नागा लोगों के साथ जो सीज फायर हुआ एनएससीएन के साथ, इसको मणिपुर में एक्सटेंड किया गया, तो वहां के जो मैतेई लोग हैं, जो हिंदू हैं, वैष्णवाइट हिंदू हैं, दूसरे हिंदुओं से बहुत अलग हैं, हाँ,
कुछ बंगाल में वैष्णवाइट कर रहा है। और हिंदू का ऐसा बात है ना कि आजकल एक स्वीपिंग हिंदू, और हिंदू प्रैक्टिस में अलग अलग तरह के प्रैक्टिस है। हाँ, आप लोग यूपी में जो हिंदू हैं वो राम को लेके उछलते हैं, राम का सेवा करते हैं। हम बंगाली लोग माई देवता के सामने हाथ जोड़ते हैं, माँ दुर्गा माँ काली के सामने, समझ गए। सो वी वर्शिप वुमेन गॉडेसेस, पर सब हिंदू हैं। हमारे ब्राह्मण लोग मछली खाते हैं जो यूपी के ब्राह्मण को ना पसंद है। कश्मीर का ब्राह्मण गोश्त खाता है, वो भी इनको ना पसंद है, वो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। तो ये हिंदू वाला जो हिसाब, ये कोई एक वन स्टॉप वाला चीज नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो लड़ाई है इसको मजहबी तौर पर देखना गलती होगा, रिलीजियस इंटरप्रिटेशन देना गलती होगा। ये एथनिक लड़ाई है। कुकी लोग यहाँ पर मोहम्मद साहब जो मांग कर रहे थे कि ये फॉरेस्ट एक्ट जो वहां लागू किया गया है, जिसके चलते उनको फॉरेस्ट के एरिया से हटाया जा रहा है, इससे वो नाखुश थे। उनका कहना था कि ये फॉरेस्ट, ये जंगल ऐसा चीज है, हम जो जनजातीय लोग हैं ये जंगल के साथ जैसे माँ और बच्चा का रिश्ता है वैसा रिश्ता है। तो यहां से हमको भगाया जाएगा तो कैसे होगा, हमारा यहां से सब कुछ होता है। अब बीरेन सिंह का सरकार जो थोड़ा बहुत जहां मणिपुरी लोग हावी हैं और ट्राइबल सेंटिमेंट्स को समझने में वो कामयाब नहीं रहे, तो उनका कहना था कि यहाँ पॉपी कल्टीवेशन हो रहा है, पॉपी से हीरोइन बनेगा, नशीले पदार्थ बनेंगे। अब ऐसा है साहब, ये म्यांमार के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ इलाका है। वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा तो कभी अफगानिस्तान को बताया जाता है, कभी म्यांमार का गोल्डन ट्रायंगल। सबसे ज्यादा नशीले पदार्थ का उत्पादन इन्हीं दो इलाकों में होता है, और इसके साथ मणिपुर जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है कि वहां से ये नशीले पदार्थ मणिपुर में आते हैं। अब वहां जो नशीले पदार्थ के तस्कर लोग हैं, उन्होंने ऐसा किया कि साहब अभी यहां मणिपुर में भी किसानों को पॉपी कल्टीवेशन में लाया जाए। पॉपी का कल्टीवेशन होगा तो फिर ना उससे प्रोसेसिंग करके हीरोइन बनेगा, एम्फेटामिन जो भी हो बनेगा। तो इसलिए अब इसका वजह क्या है कि यहां पर कोई लैंड यूज पॉलिसी है नहीं। किसानों को अगर अच्छा कोई खासा रोजगार का रास्ता आप नहीं दिखाते हैं, और वहां कोई कमर्शियल क्रॉप का आप उत्पादन नहीं कर, पहाड़ में तो राइस कल्टीवेशन नहीं होगा, हाँ वो प्लेन लैंड में होगा, मणिपुरी लोग करते हैं। तो पहाड़ी लोगों के लिए प्रॉब्लम था कि उसके लिए अप्रोप्रिएट क्रॉप सूटेबिलिटी जज करके वहां पर उस तरह का करना चाहिए था, वो हुआ नहीं। सरकार वहां पहुंचा नहीं तो तस्कर लोग पहुंच गए, कहा कि साहब हाँ आपको बताते हैं यहाँ आप पॉपी कल्टीवेशन करो तो इतना पैसा आपको मिलेगा। अब इनका ये कहना है गरीब किसानों का कि हमने पॉपी कल्टीवेशन तो किया, इन लोगों के चलते एडवांस देके जाते हैं पैसा और फिर पॉपी लेके भी चले जाते हैं, एश्योर्ड मार्केट है। सरकार यहाँ नामुमकिन, सरकार का यहाँ कोई हिसाब किताब था नहीं कि जाके करें। जैसे त्रिपुरा में ये सब इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में स्पाइस कल्टीवेशन करते हैं, और बगल में बांग्लादेश है जहाँ स्पाइस का बहुत डिमांड है, क्योंकि वहां लोग शाकाहारी तो है नहीं बंगाली, हाँ गोश्त वोश्त खाएंगे तो मसाला चाहिए होगा, उनको स्पाइस का डिमांड है। तो चक्कर यहाँ पर ये है कि मणिपुर में अचानक से सरकार ने कदम उठा दिया और कहा कि ये पॉपी कल्टीवेटर इनको निकाल। एक तो वो बदनाम हुए कि साहब ये लोग नशीले पदार्थ बनाने वाले हैं, जो कि सही नहीं है। नशीले पदार्थ बनाने वाले म्यांमार में बैठे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और उनके साथ मणिपुर के सरकार में भी बड़े बड़े लोगों का ताल्लुकात है, जिसके चलते मणिपुर इज द गेटवे ऑफ दिस ड्रग्स। ये सब म्यांमार से ड्रग्स इधर आते हैं, बड़े बड़े हस्ती इसमें जुड़े हुए हैं, और इसको लेके कुछ होता नहीं है। जो किसान हुआ थोड़ा बहुत पॉपी उगाया उसका आपने सत्यानाश कर दिया, वहां आपने सब खत्म कर दिया। इसको लेके कुकी लोगों में नाराजगी था। दूसरा चीज हुआ, हाई कोर्ट में मेइती लोगों के तरफ से एक पिटीशन था कि उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। क्यों? अब उनका भी एक पॉइंट है, वो कहते हैं कि यहाँ दूसरे शेड्यूल ट्राइब स्टेट्स जो हैं, नागालैंड, मिजोरम, बहुत पैसा आता है सेंटर से, स्पेशल ट्राइबल एरियाज के फंड्स आते हैं। हम लोग मणिपुरी हैं, हम लोग अपर कास्ट हिंदू बताते हैं अपने आप को, इसलिए हमारे यहाँ शेड्यूल ट्राइब का बेनिफिट नहीं होने की वजह से मणिपुर में उतना पैसा नहीं आता। ये सब रिसोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई मजहब का चक्कर नहीं है। और यहाँ पर इसलिए मेइती लोगों की तरफ से ये बढ़ाया गया था कि साहब हमको भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए।
तो ये एक अजीबोगरीब चीज है। अगर कल बंगाली आके बोल देगा कि हमारी यहाँ इकोनॉमी नहीं है, हमको शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये कोई बात हुआ? तो मणिपुरियों का भी ये स्टेटस, तो अपने आप को उच्च जाति के मानते रहे हैं, ट्राइबल्स को थोड़ा दूसरा निगाह से देखते थे, और ट्राइबल्स लोग सब क्रिश्चियन हो गए इसलिए। तो जो भी है, इसमें ये हो गया कि ये जजमेंट आ गया कि मणिपुरियों को ये केस एडमिट किया गया है और कहा गया है कि तो अब ये जनजातीय लोगों को लगा, कुकीज और नागास को, कि अगर इनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब मिल जाएगा तो हमारे लिए केक का क्या बचेगा? केक का बंटवारा होगा और ये ज्यादा पॉपुलेशन है, ये जो का तो हो जाएगा। अभी तो थोड़ा बहुत ट्राइबल एरिया है, हमारे काउंसिल में कुछ पैसा आता है, ये भी नहीं आएगा। यहां दूसरी एक बात है, बगल के स्टेट्स मिजोरम, त्रिपुरा में छोटे छोटे जनजातियों के लिए 6 शेड्यूल के चलते ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का स्थापना हुआ बहुत सालों पहले, और वहां 6 शेड्यूल दिया गया। मणिपुर में जो मणिपुर के रूलिंग ग्रुप्स हैं, उन्होंने ये जनजातीय इलाकों को ऑटोनॉमी देने से इनकार कर दिया, 6 शेड्यूल लगाने से इनकार कर दिया। इसके चलते नागा और कुकी दोनों खफा हैं। अब यहां मजा, ये चक्कर देखिए, नागा कुकी में आपसी लड़ाई हुआ है बाउंड्रीज को लेके कि होमलैंड क्या होगा। अब लड़ाई जो है कुछ हद तक नागा और मेइतेई में भी हुआ 2001 में कि साहब नागा सीजफायर के चलते अगर नागा इलाके को जो एनएससीएन का मांग है कि उसको आप जोड़ देंगे नागालैंड के साथ तो मणिपुर का आधा बंटवारा हो जाएगा, तो मेइतेई इसके खिलाफ गए। तो जब ये नागा सीजफायर का एक्सटेंशन हुआ मणिपुर में, तो इतना वायलेंस हुआ कि असेंबली जलाया गया, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज जो तब पावर में, सबका दफ्तर जलाया गया। बट एक चीज हुआ, कोई मणिपुरी मेइतेई ने जाके कोई नागा पे हमला नहीं किया, पॉलिटिकल टारगेट्स को अटैक किया। इस बार जो हुआ है, एक दूसरे पे लोगों ने वार किया है। पहले कुकियों ने वार किया वहां अपने चुराचांदपुर का जो इलाका है दक्षिण मणिपुर में, अब बाद में मणिपुरियों ने, मेइतेई लोगों ने, मणिपुरी तो सभी है, मणिपुर तो एक स्टेट है ना, मैरी कॉम कुकी है, बॉक्सर जो, बट वो अपने आप को मणिपुरी भी मानती है क्योंकि शी रिप्रेजेंट्स मणिपुर, और इंडियन भी मानती है क्योंकि इंडिया का ब्लेजर पहन के इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाई है। तो साहब यहां ऐसा है कि ये जो लड़ाई हुआ है ये 3 वजह से, एक तो ऑटोनॉमी नहीं है, इसके लिए जनजाति लोग खफा हैं, ये फॉरेस्ट से इनको निकाला जा रहा है, तो ये रिसोर्स की बात है कि फॉरेस्ट हमारा रिसोर्स है, वो हमको आप डिनाई कर रहे हो। और तीसरी बात ये है कि ये रिजर्वेशन जो है ये मेइतेई लोग को मिलने वाला है, इसके चलते वहां हंगामा हो रहा है। और एक चौथा घबराहट मेइतेई लोग में है कि ये कुकी अलग से बहुत पावरफुल कोई अपना ऑटोनोमस काउंसिल बना लेते हैं, नागास अपना उस तरह का कुछ बना लेते हैं, तो मणिपुर ये छोटा सा वैली में सीमित हो जाएगा। मतलब जैसे मुगल राज आखिरी दिनों में दिल्ली के आसपास में सिमट गए थे, उस तरह का हालात होगा, तो उसमें सभी को एक घबराहट है। तो यहाँ ऐसे एक सिचुएशन है मोहम्मद साहब कि कुकीज का भी जायज है जो वो घबराहट उनमें है, मेइतेई का भी कुछ हद तक घबराहट जो है वो जायज है, और नागास भी अपने आप में सोच रहे हैं कि 25 साल हम टेबल पे बैठ के बंदूक को नीचे रख के भारत सरकार से बात कर रहे हैं, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बन गया, और 2015 में 5-6 क्रिसमस गुजर गए, हर लोगों ने कहा कि इस क्रिसमस के पहले कुछ हो जाएगा, हम सेलिब्रेट। तो सब क्रिसमस आया, क्रिसमस गया, एग्रीमेंट हुआ नहीं। तो यहां आप अपने आप को बहुत बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, हाँ, यहाँ इंतखाबात का जिक्र करते हैं, सब कुछ ठीक है, बट जिस डेमोक्रेसी में एक इस तरह का सोल्यूशन 25 साल बातचीत के बाद नहीं निकलता है, और आप कहते हैं कि आप बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, आपको सिक्योरिटी काउंसिल में सीट होना चाहिए, तो साहब यहां थोड़ा कोई गड़बड़ है। एक और चीज मैं जिक्र करना चाहता हूं, 2 चीज। भारत में लुक ईस्ट पॉलिसी का जिक्र किया गया है, नरेंद्र मोदी आने के बाद उसको लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट कर दिया, यानी कि देखना और झांकने से आगे बढ़कर एकदम उसको आगे बढ़ाने का चक्कर आ गया। बट एक्ट ईस्ट कहां से होगा? इस तरह का हालात अगर होंगे, गड़बड़ होगा, तो इस इलाके के ऊपर से आप दक्षिण पूर्व एशिया को एक्सेस करोगे, कैसे करोगे? हर जगह ब्लॉकेड होगा, नागा लोग करते रहे ब्लॉकेड पहले कि एग्रीमेंट नहीं होता है, अब इस तरह का मारकाट होगा, तो होना है तो मणिपुर के थ्रू होना है। मणिपुर इज अ वेरी क्रूशियल स्टेट,
Look east without Manipur is not going to exist. Look east through northeast. Look east through sea is a different thing. समुंदर के तहत तो होता रहा है लुक ईस्ट। अब मद्रास से कलकत्ता से जहाज में आप भेज रहे हो सामान, थाईलैंड, म्यांमार, वो सब तो होगा, बट लुक ईस्ट थ्रू नॉर्थ ईस्ट जिसका हिसाब दूसरा है कि नॉर्थ ईस्ट बैकवर्ड रीजन है, अगर साउथ ईस्ट एशिया के साथ ये ट्रेड वेड का कनेक्शन होगा तो ये डेवलप होगा। वो चीज तब बनेगा जब मणिपुर और नागालैंड जैसे प्रॉब्लम जो है ये सेटल होंगे। यहाँ आखिरी चीज मैं आपको जिक्र करता हूं जो हमारे लोग सोचते नहीं है दिल्ली में, म्यांमार या बर्मा जिसको हम कहते रहे हैं। अब दिल्ली में बर्मा को लोग वर्मा जी मानते हैं, समझते नहीं है। यहां पर म्यांमार में जो घमासान लड़ाई हो रहा है, फौजी ताकत, फौजी जो उसको टर्मडाव कहते हैं, और अलग अलग जनजातीय ग्रुप के जो गिरिला दहशतगर्द लोग हैं, जो शिद्दत पसंद तंजीम है, इन लोगों के साथ झड़प हो रहा है, रोज मारपीट हो रहा है। अब इन लोगों के पास ड्रोन तक पहुंच गया, उससे हमला हो रहा है फौज के ऊपर। म्यांमार में जो ये दहशतगर्दी का माहौल बना हुआ है, इसके चलते लुक ईस्ट तो आप सोच लीजिए हवा में उड़ गया। अब यहां अगर भारत को कुछ करना है, अब तक क्या कह रहे हैं, अब एमईए के लोगों से पूछो, वेट एंड वॉच। म्यांमार में वेट एंड वॉच। व्हाट इज वेट एंड वॉच? इट इज स्ट्रेटेजिक इन एक्शन। इफ यू थिंक यू आर ए बिग पावर, यू शुड ब्लडी वेल गेट इन्वॉल्व देयर। इंडिया का सबके साथ ताल्लुकात है, फौज के साथ भी है, बर्मा का, अलग अलग जनजातीय गुटों के साथ है, डेमोक्रेटिक पार्टी सबके साथ है। बट इसको इस्तेमाल करके एक पीस प्रोसेस हम क्यों शुरू नहीं कर सकते? गांधी पीस मिशन भेज के 2-4 बुद्धिस्ट लीडर जो बोध गया में बैठे हुए हैं, वियतनामीज मॉन्क है डॉक्टर लाम, बहुत पॉपुलर है सारे बुद्धिस्ट दुनिया में। चलिंदा भांगते जो बोध गया का मेन मॉन्क है, असम का आदमी है। इन दोनों को आप रखिए। जोरमथांगा मिजोरम के सदर रियासत है, चीफ मिनिस्टर है, वो इंसर्जेंट थे, म्यांमार में ऑपरेट किया है, सबको जानते हैं, उनका वहां बेस था। आर के रंजन से मणिपुर के हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स। इन लोगों को लेके गांधी पीस मिशन भेजिए। हाँ, वहां कृपया आप शर्मा जी वर्मा जी को मत भेजिए, समझते नहीं है वो। आप पुराने एम्बेसडर टाइप के लोग हैं कुछ। When I was there 20 years ago, अरे भैया 20 years बाद बहुत पानी बह चुका है इरावदी नदी से, आप कुछ नहीं जानते हो। तो यहां पर म्यांमार आप देख लीजिए मोहम्मद साहब, चाइना जिस तरह से यूनान प्रोविंस को यूज करता है अपना साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया पॉलिसी के लिए, आउटरीच के लिए, हम नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार में अपना पॉलिसी के लिए क्यों यूज नहीं कर सकते? Why can't there be a peace mission in which a leading Manipuri politician like R.K. Ranjan Singh, who is Minister of State for External Affairs, why can't Zoramthanga, with his background as an insurgent leader, we can use a troublemaker as a peacemaker? किसी जमाने में 20 साल ये MNF के लीडर जोरमथांगा हिंदुस्तान की फौज के साथ जंग किया है। आज वो हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर है, अपने आप में एक रोल मॉडल है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए कि 20 साल ये शिद्दत पसंद तंजीम का लीडर हिंदुस्तान के साथ जंग करने के बाद आज 5 साल ये चीफ मिनिस्टर है। ये दुनिया के लिए शोकेस करने का इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसको आप मणिपुर से रंजन सिंह, क्योंकि एक गवर्नमेंट का आदमी चाहिए, एक स्टेट गवर्नमेंट जोरमथांगा, एक आप हो गया ये 2 बुद्धिस्ट मॉन्क, क्योंकि बुद्धिज्म का बड़ा दबदबा है म्यांमार। हम इसलिए कह रहे हैं कि म्यांमार में पीस मिशन भेज के वहां जो दहशतगर्द का माहौल है उस पर काबू पाना जरूरी है, नहीं तो आपका लुकिस्ट वुकिस्ट कुछ नहीं होगा। ये सब भाषणबाजी में रह जाएगा। और आखिरी एक जिक्र मैं करता हूं, मोदी जी बहुत इंपॉर्टेंस देते नॉर्थ ईस्ट को। इमली खाओ, मोदी जी बहुत इंपॉर्टेंस देते, वो 50 बार जा चुके हैं वहां पर, ये सब उनके लोग बोलते रहते हैं। हर मिनिस्टर को कहा है 2 महीने में 2 दिन कम से कम नॉर्थ ईस्ट में स्पेंड करे, बहुत अच्छी बात। पर साहब आप जो आपका बैगेज है वही वाला हिंदुस्तान वाला बैगेज लेके यहाँ पहुंचेंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ आप टूरिज्म करेंगे, पिकनिक करेंगे, अच्छा अच्छा पहाड़ देखेंगे, लेक देखेंगे, हाँ खूबसूरत औरतों को देखेंगे और वापस जाएंगे दिल्ली, समझ गए? आप बैगेज तो अपना दिमाग से निकालिए। इस इलाके का जो माहौल है, जो हिसाब किताब है, जो डायनामिक्स है, उसको समझने का कोशिश कीजिए।
वो नहीं होगा तो ये टूरिज्म का कोई फायदा नहीं है। और आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि आज के तारीख में ये जो बिगड़ा हुआ हालत है, इसका एंटिसिपेशन किसी को नहीं था। ये इंटेलिजेंस फेलियर है, ना दिल्ली को था ना स्टेट गवर्नमेंट को था। एक तरफा कुछ कुछ फैसला स्टेट गवर्नमेंट ने किया, जिसका रिएक्शन में आज इतना बड़ा माहौल दहशतगर्दी का बन चुका है, जहां की आपको फौज को उतारना पड़ा है। अलग अलग जगह से बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे फौज को लाके तैनात किया जा रहा है, और वहां पर आपका 355 लागू करना पड़ा है, मतलब कि सेंट्रल कंट्रोल। और हर जगह फ्लैग मार्च हो रहा है। अभी मैं डेविड के साथ बात कर रहा था। डेविड बीबीसी में मेरा मणिपुर का कैमरा स्ट्रिंगर था। उसका एक भाई इंडियन एयरफोर्स में है, एक भाई सेंट स्टीफेंस का टीचर है, एक भाई अंडरग्राउंड पीएलए का कमांडर इन चीफ है, और उसका बहन गवर्नमेंट टीचर है। और डेविड हमारा कैमरामैन था। अभी मेरे से बात कर रहा था, ये वो अचानक बोला, दादा आई कांट टॉक टू यू एनीमोर, देयर इज फायरिंग अराउंड। तो ये इस तरह का माहौल इम्फाल शहर में बना हुआ है, और हम भाषण देते हैं एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, दिल्ली के कंट्रोल रूम से सब कुछ कंट्रोल हो गया। तो ये बकवास कम किया जाए तो बेहतर है। जो हकीकत है वो ऐलान करे, वो जिक्र करें आप कि साहब ये ऐसा हालत है, इस पे काबू पाना मुश्किल। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि साहब आप काबू पाने के लिए सिर्फ फौज वौज उतार के आपने थोड़ा कंट्रोल कर लिया, दहशतगर्दी बंद हो गया, बट जो माहौल है, जो गड़बड़ है, जिसका वजह है, इश्यूज है, उसको आपने एड्रेस नहीं किया, तो ये सब करके कोई फायदा नहीं होगा। फौज आज है, कल आपसे फिर से फौज को आपको चाइना बॉर्डर में तैनात करना पड़ेगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में शांति और अमन लाने के लिए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जरूरी है, क्योंकि आज के तारीख में आपको ज्यादा से ज्यादा फौज चाइना बॉर्डर में तैनात करना है। क्योंकि आज के तारीख में चाइना के साथ इस तरह का हालत पैदा हुआ है कि इवन डीप विंटर में बहुत जबरदस्त जब सर्दी है, जबकि लोग रिट्रीट करके चले आते थे बेस कैंप में, आज के तारीख में वहां चाइनीज भी मौजूद है बंदूक लेके, हमारे फौज को भी खड़ा हुआ है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा फौज अगर आपको चाइना बॉर्डर में डिप्लॉय करना है, पाकिस्तान की रही बात अलग, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहां पर आप 2 आर्मी डिवीजन को इन्वॉल्व करेंगे तो आप वहां पर किस तरह से हाई लेवल ऑफ डिप्लॉयमेंट करेंगे। और यहाँ भौमिक साहब, मैं ये समझना चाहता हूं। देखिए, आपने 2-3 चीजें बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताई कि रीजन एक तो ये कि मजहब नहीं है, ये हिंदू क्रिश्चियन ज्यूज ये कोई लड़ाई नहीं है, इश्यूज हैं जिन इश्यूज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक एड्रेस नहीं किया। ये जो इश्यूज को एड्रेस ना करना है, ये विल पावर की कमी है, या कुछ खो देने का डर है, या सिर्फ एक लापरवाही है। क्योंकि देखिए, एक ऐसा इलाका जो बहुत सेंसिटिव है, चाइना नजदीक है, म्यांमार नजदीक है, और जैसा कि आपने कहा कि अगर आप पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात ठीक करेंगे या म्यांमार वाले इशू को रिजोल्व कराएंगे तो हमारे यहां भी हालात बेहतर होंगे। पॉपी वाला इशू जो आपने बताया वो बहुत ही अहम है, उसमें म्यांमार के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये जो बाकी जो इश्यूज हैं, जिसमें आपने ऑटोनॉमी की बात कही, उसके अलावा एससी का स्टेटस देने की बात कही, उसकी मुखालफत, तो ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और कुछ हासिल करने की कोशिश वो है, तो इसको रिजोल्व करने में कहां रुकावट है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, या पॉलिटिकली क्या इम्पॉसिबल चीज है जो वहां के लोग मांग रहे हैं? एक तो जानकारी का बहुत बड़ा गैप है। मैं कह रहा हूं ना आपको, आप एक माइंडसेट लेके वहां जाएंगे, आप माइंडसेट लेके जाएंगे, आप रिलीजियस माइंडसेट से पूरा मुद्दा को देखेंगे, वो सबसे बड़ा गलती आप करेंगे। क्योंकि मणिपुरी लोग हिंदू हैं, बहुत बेहतर, बट मणिपुर के लोग इतना साल से इंसर्जेंसी क्यों कर रहे हैं? ये मैथिल लड़के जो हिंदू हैं, जो तिलक लगा के पूजा करते हैं घर में, वो बंदूक लेके चाइना में ट्रेनिंग के लिए क्यों गए थे? वो वापस आके भारत के सरकार के साथ, भारत के फौज के साथ जंग क्यों किया? तो इश्यू यहाँ एलिनेशन का है, इश्यू यहाँ इकोनॉमिक डिप्राइवेशन का है, इश्यू यहाँ पर एथनिक इश्यूज है, आपसी झड़प का इश्यू है। इसलिए एक तो चीज है कि जानकारी, एक एप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब दिल्ली से लोग पहले एक माइंडसेट बना के चले जाते हैं,
हाँ, आपने अपना एक पैरामीटर बना लिया, उसी आपका जो शतरंज का बोर्ड, उसी में आप उसी हिसाब से आप सब कुछ देख रहे हैं। दूसरा बात तो ये है कि एक ये एडोकिज्म वाला चीज जो इंडियन पॉलिसी में है ना, कि आज के तारीख में किसी तरह से मुद्दा को टाल दो, किसी तरह से संभाल लो, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के तरफ हम नहीं जाते हैं। तीसरी चीज जो है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है, तीसरी चीज जो है, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अपने आप में कभी कभी बहुत खतरनाक चीज है। ये सियासी मुद्दा जो है ना, आपने सोचा कि थोड़ा यहाँ खेल लेते हैं, थोड़ा इनको भड़का देते हैं, तो ऐसा होगा तो हमको इस तरह से पॉलिटिकल फायदा होगा, ये भी एक इशू है। और एक बहुत बड़ी चीज है जो समझने वाली बात है, जो कश्मीर से अलग है। कश्मीर में कुछ शिद्दत पसंद तंजीम है जिनको मदद मिलता रहा पाकिस्तान से, जो भी है। यहां पर हर जनजातीय ग्रुप का अपना शिद्दत पसंद तंजीम है। कुकी लोग भी हैं जो हथियार लेके हैं, नागास 50 साल से इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, मेइतेई 30 साल से लड़ रहे हैं, पीएलए, यूएनएलएफ। तो अगर इस तरह का रायोटिंग सिचुएशन होता है, ये सेंटर को, स्टेट को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिमाग में रखना चाहिए कि साहब ये नॉर्मल स्टेट नहीं है कि जहां दो लोग लाठी लेके मारपीट करेंगे। यूपी में लड़ाई होता है तो हिंदू मुसलमान मारपीट होगा तो लाठी ज्यादा से ज्यादा तलवार लेके होगा। यहाँ हर शख्स, हर जनजातीय ग्रुप जो है उनका अपने आर्म्ड ग्रुप्स है, और लड़ाई जो है वो AK-47 से होगा, तलवार से नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि म्यांमार के परिस्थिति पे आपने काबू नहीं पाया, इसका स्पिल ओवर इफेक्ट नॉर्थ ईस्ट पे इनएविटेबली होगा, खासतौर से मणिपुर पर, मिजोरम पर। ये एक 2 वे सोर्ड है, तलवार का दोनों साइड जो है ना, दोनों साइड से आपका शरीर पे कट हो सकता है। तो ये जो मुद्दा है, इसको समझने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ पर आज आपने नागा शिद्दत पसंद तंजीम से बात किया, कल आपने मेइतेई से बात किया, ऐसा नहीं। सबको एक साथ बिठाओ टेबल पे, एक भाईचारे का माहौल बनाओ, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक एक्सरसाइज करो, और फिर सबका बोलो कि ये बात है। बट भाई साहब, अलग स्टेट अब नहीं बनेगा, आपको सब एक साथ रहना है। अगर भारत में सब एक साथ रह सकते हैं, अलग अलग मजहब, अलग अलग भाषा, अलग अलग अल्फाज वाले लोग, तो मणिपुर में भी आप 3 लोग एक साथ रहेंगे। और अच्छा, एक चीज जो मैं समझना चाहता हूं, ऐसी कुछ रिपोर्टें, अटकलें, अंदाजे, असेसमेंट बताए जाते हैं कि जो कुछ म्यांमार में हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस वाला भी एंगल है, जहां म्यांमार में यानी वो नहीं, मैं ये नहीं समझता म्यांमार में हिंदू सही नहीं और म्यांमार में आरएसएस का कोई बेस नहीं है। मणिपुर में जरूर आरएसएस का एक चक्कर है। क्या बात है? मणिपुर में आरएसएस ने देखा कि मेइतेई लोग हिंदू हैं, राधा गोविंद मंदिर है, यहाँ पर लोग राधा कृष्ण लीला करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ हमारा पकड़ बनाया जाए। तो जो एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था मेइतेई के साथ, कुकी का और इनका, उसको ये लोग वहां जाके ये धर्म का मामला वहां उठा के इसको हिंदू क्रिश्चियन बना रहे हैं। और बीच में थोड़ा बहुत वहां यहूदी लोग हैं जो कि क्रिश्चियनिटी से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले यहूदी में धर्म को अपना धर्म बनाया है। तो उनका सिनेगॉग और चर्च में ये दूसरे लोगों को फर्क नहीं दिखता है, तो चर्च को अटैक करने गए, सिनेगॉग पे भी आग लगा दिया। तो यहाँ जो चक्कर है ये एसेंशियली ट्राइबल इशू है और जनजातीय इशू है, और इसको आरएसएस ने एक रिलीजियस कलर देने का कोशिश किया है। और वो कलर देने से क्या हुआ है सब, कि वैसे ही पानी में काफी हद तक लाल रंग दिख रहा था, वो लाल में जाके आपने और भी काला डाल दिया, तो वो काला लाल मिलके जो खतरनाक एक कैरेक्टर ले लिया है पानी में। अब ना वो पानी आप पी सकते हो ना फेंक सकते हो, इस तरह का हालत पैदा हो गया है। तो अभी आपको क्या लगता है, ये क्या इससे भारत सरकार कोई सीख लेगी, समझेगी, या वो एडोकिज्म
आप तो बहुत लंबे अरसे से देख रहे हैं पूरे इलाके को, तो कहीं कोई क्या मैं साहब 1980 से मणिपुर जा रहा हूं, मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूं, और मैं यहाँ के इतने चीफ मिनिस्टर वगैरह जो इंपॉर्टेंट है, अंडरग्राउंड लीडर सबको जानता हूँ। किसी जमाने में नागा चीफ मिनिस्टर से निशांकी सिंह, उनके खिलाफ हमने स्टोरी किया कि उनके साथ NSCN का ताल्लुकात है। हमारे खिलाफ उन्होंने 1 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया। गवर्नर का रिपोर्ट हमने स्कूप आउट कर लिया, उसके बाद उनका सरकार गिर गया। तो ये सब खेल कूद हम बहुत सारे सालों से वहां करते रहे हैं, और हमको किस बिल्ली का मूंछ कितना लंबा है मणिपुर में अच्छी तरह से हम जानते हैं। इसमें चक्कर ये है कि यहाँ पर आज के तारीख में 3 चीजें हैं। एक तो ये जनजातीय वाला संघर्ष का माहौल है, मेइतेई वर्सेस कुकी वर्सेस वाला। दूसरा है यहाँ बीजेपी के अंदर एक गड़बड़ चल रहा है। बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह को हटाया जाए, दूसरे किसी चीफ मिनिस्टर को बिठाया जाए। इसमें सबसे आगे चल रहे हैं राधे श्याम जी, जो किसी जमाने में यहाँ के सुपर कॉप माने जाते थे, आजकल बीजेपी में आ चुके हैं। आजकल सभी लोग जाके बीजेपी में पार्किंग हो रहा है उनका, हाँ, जैसे भी हो जो भी हो। तो इसके चलते माहौल इनका जो इस तरह का है कि एक तरफ जनजातीय संघर्ष, दूसरे तरफ ये पॉलिटिक्स का अंदरूनी जो गड़बड़, फैक्शनलिज्म बीजेपी के अंदर, इसके साथ ये जुड़ के एक कंबस्टिबल मिक्स, एक खतरनाक बारूदी एक हालत पैदा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ म्यांमार का भी एक इनपुट आ रहा है। ड्रग्स स्मगलर्स का अपना हिसाब है, जितना इस तरह का गड़बड़ होगा उनको फायदा है, उनके तरफ कोई देखेगा नहीं। वो नशीले पदार्थ जो है उसका तस्करी आराम से करेंगे। अब ये कहा जाता है मोहम्मद साहब कि मणिपुर में जबरदस्त डेवलपमेंट हो गया, 3-4 नए ब्रिज बन गए। अरे भाई साहब, वहां इकोनॉमी अगर नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, ना इंडस्ट्रियल ना एग्रीकल्चर, तो ये ब्रिज के ऊपर से क्या जाएगा? बर्मा से आया हुआ नशीले पदार्थ इस ब्रिज के ऊपर से पहले जहां ले जाने में एक जगह से दूसरे जगह 5 दिन लगता था, अभी वो 1 दिन में चला जाएगा, क्योंकि ब्रिज बन चुका है। फायदा उन तस्करों को हुआ है साहब, किसानों को नहीं, क्योंकि किसान को आपने कुछ बताया नहीं। वो लोग आके वहां किसानों को बोला कि आप पॉपी कल्टीवेट कीजिए। आपने क्या, आपके एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर झक मारते हैं बैठ के, शहरों में बैठ के तनख्वाह गिन रहे हैं। जाके उन्होंने कहा कि साहब आप यहाँ ये जो पेपर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च लगा के देखें। त्रिपुरा में हम लोगों ने, हम खुद की खेती करने वाले हैं, रबर का खेती किया हमने। मुश्किल तो ये भी है ना कि हमारे लीडर्स ये खेत वेत का चक्कर जानते नहीं है। बंगाल में भी हम ये देखते रहे, बुद्धदेव बाबू, हाँ यार सिंगूर में हम लगा देंगे टाटा का कारखाना। अरे भाई साहब, किसान का तो सोचो एक बार कि वो जमीन उसका चला गया, उसको कारखाना में तो आप एम्प्लॉय कर नहीं सकते हो, क्योंकि उसको कारखाने का काम करने का कोई तजुर्बा है ही नहीं। तो किसान का सोचो। अब ये सब लोग जो है, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी में भी हम देखे हैं, हाँ, बंगाल में, ये सब वो कॉफी हाउस में बैठ के कार्ल मार्क्स लेनिन गर्लफ्रेंड को जरूर इंप्रेस कर दिया, बट किसान नहीं समझोगे आप तो हिंदुस्तान नहीं समझोगे। तो यहाँ पर किसान को जाके, हम तो खेती करने वाले हैं, हमने रबर किया, काली मिर्च किया, आज काजू भी कर रहे हैं त्रिपुरा में। तो जो चीज त्रिपुरा में और वो मणिपुर एक ही सॉइल है, वहां क्यों नहीं होगा? तो त्रिपुरा में जब लेफ्ट का गवर्नमेंट था, नृपेंद्र चक्रवर्ती ने, उनका बेसिक फोकस यही था कि किसान का रोजगार बढ़ाने के लिए हमको जो करना है हम करेंगे। किसान के हाथ में पैसा आएगा तो दूसरा डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली होगा। अब किसान के हाथ में पैसा आएगा तो पहला वो क्या खरीदेगा? साइकिल। पहले रेडियो खरीदता था, अभी टीवी खरीदेगा। तो इसमें सिर्फ किसान को फायदा नहीं, जो ट्रेडर है, जो लाला है, उसको भी फायदा है। तो ये सब चीज जो डायनामिक्स है ना, ये आजकल के तारीख के ये पॉलिटिशियन, मैं बीरेन को नहीं कह रहा हूँ, दूसरे चीफ मिनिस्टर भी नॉर्थ ईस्ट में इसी तरह के हैं। ये टेम्पोररी एक लॉन्ग साइड इनका विजन कुछ नहीं है। They have neither a mission nor a vision. Their only mission is to stay in power and their only vision is to do good for themselves. इस चक्कर में जो हुआ है कि यहाँ एक माहौल ऐसा बन गया, अब वो तस्कर वहां पहुंच गए कि भाई साहब, आप यहाँ चावल का उत्पादन तो होगा नहीं, ऐसा जो चीज जिसके लिए बहुत पानी चाहिए होगा नहीं, तो आप यहाँ पॉपी लगा दीजिए। तो ये आप वहां जाके कहते हैं पॉपी खत्म करो। पॉपी आपने निकाल दिया,
पॉपी के जगह कॉपी वॉपी कुछ दिया, उनको नहीं दिया, तो वैक्यूम में तो काम नहीं होगा ना। तो यहाँ ये सब चीजों को एड्रेस करने के लिए एक होलिस्टिक पॉलिसी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा केंद्र का भी एक हैवी रोल चाहिए, और ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कंसीडरेशन में ये छोटा मोटा मुद्दा को लेके जो बदमाशी होता है ना कि यहाँ इसको भड़काओ, वहां आग लगाओ, ये कल्चर बंद होना बहुत जरूरी है। हम हमारे डेमोक्रेसी पे गर्व करते हैं, बट डेमोक्रेसी के वोट के चक्कर में, ये वोट बैंक के चक्कर में ये जो बदमाशी होता है, इस पे काबू पाना, ताकत से काबू पाना बहुत जरूरी है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया सुबीर भौमिक साहब। बहुत ही आपने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरी सिचुएशन को समझाया, हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, चूंकि वक्त की कमी है, मैं इतना एक चीज बताऊं साहब। जी जी बताइए। यहाँ ये जो चीफ मिनिस्टर बीजेपी के बने हैं ना, जी जी जी, ये एडवाइजर सब दिल्ली से आते हैं। जी जी जी, क्यों लाते हैं दिल्ली से एडवाइजर, जो एडवाइस करने के काबिल नहीं है? हम लोग यहाँ बैठ के झक मार रहे हैं, और यहाँ दिल्ली से एडवाइजर आते हैं। क्यों? वो पार्टी रेकमेंड किया हुआ है। जी जी जी, दिल्ली का हेडक्वार्टर इन पे निगरानी के लिए एडवाइजर को यहाँ प्लान करते हैं। जी जी जी, तो यहाँ कोई वर्मा जी आएगा, कोई शर्मा जी आएगा, कोई मिश्रा जी आएगा, और हम लोग यहाँ जो जानते हैं इस इलाके को 30 साल 40 साल से, हम लोग बैठ के यहाँ झाड़ू मारेंगे। अरे साहब, ये हाल तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में खास तौर पर गुजरात के लोगों ने एक तरह से कब्जा किया हुआ है, और सारी मिनिस्ट्रियों की बड़ी अहम फाइलें सब पीएमओ में क्लियर होती हैं। तो ये अलग किस्म की सरकार है, वो तकरीबन उसी तरह का आप वहां भी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राज से इनको नफरत तो जरूर है, बट ये मुगल राज वाला हिसाब है कि हर चीज बादशाह आजम के पास जाएगा, और बादशाह ने हूं नहीं किया तो हाँ नहीं होगा, और बादशाह ने नहीं कह दिया तो नहीं होगा। बिल्कुल, चक्कर ये है ना, ये मुल्क इतना बड़ा है कि ये मुगलिया हिसाब से चलाएंगे तो मुगल साम्राज्य का जो हुआ हकीकत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज है, बेसिक चीज समझने वाली बात है, द आइडिया ऑफ इंडिया। मैं बंगाली हूँ, उस पर गर्व करता हूँ, मैं हिंदुस्तानी भी, उस पर भी गर्व करता हूँ। हाँ, बट हम ये भी समझते हैं कि साहब मैं बंगाली हूँ, मेरा मुल्क का बंटवारा हुआ है, सबसे ज्यादा इस मुल्क के लिए लड़ाई हमने किया, हमारा बंटवारा हुआ। बट बंटवारा होने के बावजूद जो बांग्लादेश में मेरा भाई बैठा हुआ है, बहन बैठा हुआ है, वो अचानक मेरा दुश्मन, और दिल्ली के मिश्रा जी मेरा दोस्त, ये हम मानने को तैयार नहीं। तो ये रीजनल एक आउटलुक का जरूरत है, एक ग्रेटर रीजनल आउटलुक का जरूरत है, अगर इस तरह के प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। एक लार्जर रियलिटी, अब वो रियलिटी तो होता नहीं है। हाँ, ये बात बहुत ही अहम बताई आपने कि बंगाली भाई हमारा यहाँ ढाका में बैठा है, वो दुश्मन, और मिश्रा जी दिल्ली वाले दोस्त। ऐसा नहीं चलेगा, लार्जर एक विजन होना चाहिए, और सुकून से, अमन से, शांति से रहने के लिए आपस में प्यार मोहब्बत सारे लोगों के बीच में हो, ताकि मिलकर के देश को आगे बढ़ाया जा सके, समाज को मजबूत किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सुबीर भौमिक साहब, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।